क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण। सबसे पहली हेडिंग है अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। नंबर 1, स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल लाल नीले जो लिटमस होता है उसको लाल कर देते हैं। लिटमस जो पत्र होता है एक, उसको लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जल में घुल कर के H धनायन बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन धनायन देते हैं। उदाहरण के लिए CH3 COOH, CH3 COOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हाइड्रोसल्फेट, ANO3 हाइड्रो मोनोऑक्साइड। अब देखते हैं अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सांद्र अम्ल। ये कौन से अम्ल हैं? अम्ल अधिक और जल कम हो। ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अधिक और जल कम हो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। दूसरा नंबर होता है, दूसरे तरह के होते हैं तन अम्ल। दूसरे तरह के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम तन अम्ल। तन अम्ल यानी अम्ल कम और जल अधिक। ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल कम हो और जल अधिक हो उसे हम तन अम्ल कहते हैं। अब हेडिंग है क्षारक, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। नंबर 1, ये स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं। ये खाने पर इन्हें स्वाद में इनका स्वाद जो होता है वो कड़वा होगा या फिर तीखा होगा। जिस तरीका तीखा मतलब सावन की तरह। नंबर 2, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी जो तुम्हारे क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 2, जल में घुल करके OH आयन देते हैं, यानी जो क्षारक हैं उन्हें जल में घोलते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड यानी ऋण आयन देते, OH ऋण आयन देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, वो कैसे देते हैं? माइनस के यानी ऋणात्मक देते हैं, यानी ऋणात्मक ऋण आयन देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए NaOH, KOH, NH4OH, CaOH, यानी जो भी होंगे उनमें OH पीछे लगी होगी। ऐसा विलयन जिसमें OH पीछे लगी हो वो क्या होता है? क्षारक होता है। अब देखिए क्षारक और क्षार में अंतर होता है। ये क्षार अब हेडिंग है क्षार। थोड़ा सा ही डिफरेंस है क्षार में और क्षारक में। क्षार वो होते हैं जल में घुलकर क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं। जो क्षारक जल में घुलते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं वो क्षार नहीं होंगे। ठीक है, जो जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए साबुन NaOH, डिटर्जेंट, फिनाइल। ये फिनाइल और डिटर्जेंट और साबुन ये जल में घुल जाते हैं आसानी से, तो इनको हम क्षार कहते हैं। और जो जल में नहीं घुलते उन्हें हम क्षार नहीं कहेंगे। अब देखते हैं सूचक। सूचक क्या है? सूचक देखते हैं। विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग एवं गंधीय अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यानी ऐसा विलयन जो जिसमें अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हो। कोई ऐसी चीज हो जो विलयन में अम्ल बता दे और क्षारक को अलग अलग बता दे कि ये क्षारक है ये अम्ल है, तो और किस आधार पर? या रंग के आधार पर बता दे, या फिर गंधीय आधार पर बता दे, या फिर अम्लीय व क्षारक के माध्यम में बदल जाता हो। यानी अम्ल के माध्यम में बदल जाए या फिर क्षारक के माध्यम में बदल जाए, तो जाए हम क्या कहेंगे? सूचक कहते हैं। यानी जो अम्ल व क्षारक को की उपस्थिति बता दे वह हम क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे।
ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त किया गया सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाता है। ऐसा सूचक जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, ये क्या है? पेड़ पौधों से। लिटमस एक पत्र होता है, वो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। ऐसे ही करे हल्दी भी पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। तो ये कौन से प्राकृतिक सूचक हैं? इसी तरीका से कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक ऐसा सूचक जिन्हें रसायन द्वारा बनाया जाता हो। दूसरा पार्ट है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक कहते हैं ऐसा सूचक जिसको रसायन के द्वारा हम बनाते हैं, उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, फेनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज यानी अम्ल। फिनोप्थेलिन क्या करेगा? सफ़ेद कर देता है और जो मेथिल ऑरेंज होता है वो लाल हो जाता है। ऐसे करिए क्षारक होगा तो गुलाबी हो जाएगा और मेथिल ऑरेंज जो पीला कर देता है। ठीक है, तो यानी जो हमारा कृत्रिम सूचक है ये रसायनों द्वारा बनाया जाता है। नंबर 3 गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वो सूचक होते हैं जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ तो जिसको गंधीय अम्ल में यानी अम्ल जैसी गंध आने लगे उनमें, या फिर क्षारक जैसी गंध आने लगे, तो उसे हम गंधीय सूचक कहेंगे। इन गंधीय सूचक या अम्लीय सूचक में जो सूचक इनको बदल देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। यानी ऐसा सूचक जो गंध द्वारा पता लगाए कि ये अम्ल है, ये क्षार है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गंधीय सूचक है। उदाहरण के लिए प्याज का रस, ये तीखा गंध होती है। इसकी कैसी होती है? तीखी गंध होती है, इसलिए हमें पता चलता है ये अम्ल है। ठीक है, और क्षारक में इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। वेनिला यानी आइसक्रीम, इसमें समान गंध होती है। क्षारक में भी समान होती है और अम्ल में भी समान ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण, उसमें सबसे पहली हेडिंग आती है धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। जो धातु होती है अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? तो सबसे पहले धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अम्ल प्लस धातु प्लस लवण व जल, वो हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनाती है। लवण प्लस हाइड्रोजन बनाती है। जैसे अम्ल है 2HCl प्लस धातु है Zn जिंक, और उधर सॉल्ट बनाया यानी लवण ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन यानी H2। तो यानी जो अम्ल ने धातु के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बनाया? ये लवण बनाया और हाइड्रोजन बनाई। तो इसी को जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन देती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसी तरीका से जब धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है, जब धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करी तब भी लवण और हाइड्रोजन ही देगी। जैसे क्षारक लेते हैं हम NaOH प्लस धातु लेते हैं Zn, तो इधर बनाएगी तब क्या बनाया? Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो यानी लवण और हाइड्रोजन बनाई। तो कहने में जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करती है तब भी लवण और हाइड्रोजन ही बनाएगी। यानी धातु चाहे अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तब भी लवण और हाइड्रोजन बनाएगी, और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करे तब भी
लवण और हाइड्रोजन ही बनाएगी। तो इसका मतलब इस दोनों में हाइड्रोजन ही निकल रही है, तो हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है। तो हाइड्रोजन गैस को देखना चाहिए, हाइड्रोजन गैस होती क्या है, उसका परीक्षण क्या है। तो इसके बाद में देखते हैं हाइड्रोजन का परीक्षण। हाइड्रोजन का जो परीक्षण है ना, हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो हाइड्रोजन गैस को एक फर्क नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस के एक हाइड्रोजन गैस हो उससे की परख नली की, हाइड्रोजन गैस की जो परख नली है उसके पास में अगर जो एक जलती हुई मोमबत्ती को लाई जाती है, तो जलती हुई जब मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि ये चित्र में देख पाओगे, यानी ये एक स्टैंड है, ये ट्यूब है, ट्यूब में NaCl यानी अम्ल और धातु मिलाई हमने, NaCl और सोडियम मिलाया, दोनों धातु ने और अम्ल ने क्रिया की, तो इस नली द्वारा ये हाइड्रोजन निकल रही है। जब हाइड्रोजन निकल के जा रही है तो हाइड्रोजन में के जो नली है वो जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें मोमबत्ती में लगा दी हमने। जब मोमबत्ती हुई तो इसमें पॉप ध्वनि उत्पन्न हुई, इसमें पॉप ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे हमें पता चल गया ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। पॉप ध्वनि उत्पन्न मोमबत्ती उसके पास लेकर आते हैं तो उसमें पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हम क्या समझ जाते हैं कि ये एक क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इसी तरीक़ा से अगली हेडिंग है कि अम्ल व क्षारकों की धातु कार्बोनेट तथा वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल व क्षारकों की धातु कार्बोनेट के साथ तथा वाई धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, कहने का मतलब फिर इसमें हेडिंग है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एक एक करके पढ़ेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, फिर धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल की धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल प्लस धातु वाई कार्बोनेट एरो, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी जब अम्ल धातु वाई कार्बोनेट के साथ धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बनाता है। ये बात याद रखेंगे कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। जैसे अभिक्रिया देखते हैं, अम्ल जैसे HCl और धातु कार्बोनेट यानी NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट NaCO3, जब उत्पाद में उधर बनाया तो क्या बनाया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी H2O। ठीक है, तो यानी जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि अम्ल ले लिया हमने 2HCl और धातु कार्बोनेट ले लिया हमने Na2CO3, तब एरो उस तरफ जब बनाया तो NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O यानी जल। दूसरी हेडिंग है कि अम्ल की धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। दूसरी हेडिंग में देखेंगे दूसरा पार्ट। तो अम्ल जब धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है, तब भी लवण प्लस जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ही बनाता है। एक अम्ल ले लेते हैं तो यानी 2HCl हमने अम्ल ले लिया और धातु का वाई कार्बोनेट ले ली। धातु वाई कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रो को बोलते हैं, या तो धातु हाइड्रोकार्बोनेट बोल दो या फिर धातु वाई कार्बोनेट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, धातु वाई कार्बोनेट कह दो या फिर धातु हाइड्रोकार्बोनेट कह दो, तब भी बात ही है, हाइड्रो को वाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और उधर बनाया एरो, उधर बनाया तब का NaCl और CO2 प्लस H2O। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जब अम्ल धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल भी बनाती है। तो यानी चाहे धातु वाई कार्बोनेट के साथ
अम्ल चाहे धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे चाहे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, तब दोनों ही में क्या बनाता है, ये लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ही बनाता है दोनों में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नोट में देखेंगे, ध्यान देखेंगे, क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यानी जो क्षारक है ना, वो न तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, न धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। ये नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगर जो ये दोनों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है, यानी मैन है, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण देखते हैं। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परीक्षण। तो देखेंगे इसमें, जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। यानी जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दे दो, तो पानी का रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। देखिए चित्र के अनुसार, ये स्टैंड है, ये ट्यूब है, ट्यूब में मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक अम्ल ले लिया HCl और एक धातु कार्बोनेट ले लिया हमने। दोनों की जब अभिक्रिया कराई तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना प्रारंभ हुई और इस ट्यूब में आई। जो इस ट्यूब में जो पानी पहले से ही भरा हुआ था, इसमें क्या था, चूने का पानी था। इस चूने के पानी में जब हमने CO2 दी तो ये पानी कैसा हो गया, दूधिया रंग का हो गया। कैसे रंग का हो गया, दूधिया रंग का हो गया। अगर जो CO2 इससे पानी न निकाला जाए, वही पानी बना रहे और CO2 बार बार उसी में प्रवाहित ही करते रहें, तो वो उसका जो रंग होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी जो उसका रंग होता है वो ख़त्म हो जाता है। पानी दूधिया होने के बावजूद भी फिर भी दूधिया रंग से ख़त्म होकर के पानी का रंग धारण कर लेता है, क्योंकि ज़्यादा प्रवाहित करने पर, जैसे कि रिजेक्शन के माध्यम से, अभिक्रिया के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये चूने का पानी है, यानी CaOH2, ये है चूने का पानी, प्लस इसमें CO2 हमने दे दी इसे, तो उधर में हमारे दो प्रकार यानी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस जल कैसा आया, चौक पाउडर, यानी के चूने का पानी की नहीं बना। ठीक है, जब इसको अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, यानी अधिक मात्रा में CO2 हमने दी, यानी यहाँ से जो निकली CO2 ये अधिक मात्रा में इस ट्यूब में गई। जब इस ट्यूब में अधिक मात्रा में जाती है तो हमारा क्या होता है, यानी CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तब हमारे पास में ये रंगहीन हो जाता है। यानी जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, कलरलेस, उसमें कोई भी कलर नहीं रहता। कहने का मतलब HCO3 होल ट्वाइस यानी CaHCO3 होल ट्वाइस, यानी इसका मतलब ये है कि ये रंगहीन हो गया, इसमें कोई भी रंग नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी चूने के पानी में अधिक मात्रा में CO2 दे देंगे तो उसका जो पानी होगा वो पानी कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक मात्रा में किसी पानी में CO2 दे देंगे चूने के पानी में, तो वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो तुम किसी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड परख नली द्वारा छोड़ेंगे तो वो पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। और अधिक मात्रा में उसे दे देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, उसका जो रंग होगा वो रंगीन हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी रंग नहीं रहेगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया। जब अम्ल व क्षारक दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए। तो जब अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो इसी को देखते हैं, अम्ल प्लस क्षारक प्लस लवण प्लस जल। यानी जब अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, यानी अम्ल क्षारक की प्रवृत्ति खत्म कर देता है और क्षारक अम्ल की प्रवृत्ति खत्म कर देता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके लवण और जल बनाते हैं।
तो एक नया उत्पाद यानी लवण और जल बनाया। और जो लवण और जल बनाया इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनी, यानी अम्ल ने क्षारक का प्रभाव खत्म कर दिया, क्षारक ने अम्ल का प्रभाव खत्म कर दिया, किसी का प्रभाव रहा नहीं। जब इधर बना तो क्या बना, लवण बना प्लस जल बना। जैसे रिजेक्शन के माध्यम से HCl प्लस NaOH, ठीक है। उधर जब बना तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन यानी H2O यानी जल, ठीक है। तो यानी जालन क्या बना, लवण प्लस जल बना। तो जब हमारे अम्ल ने क्षारक की प्रवृत्ति खत्म कर दी, यानी क्षारक का प्रभाव खत्म कर दिया, क्षारक ने अम्ल का प्रभाव खत्म कर दिया, जब दोनों एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर दिए तो उधर बनाया का लवण प्लस जल। तो जब एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं उसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण, यानी तो इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया की परिभाषा देना चाहो तो इस प्रकार दे सकते हो, जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और लवण प्लस जल बनाते हैं तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगली हेडिंग है कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, यानी अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो उसमें देखेंगे अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण प्लस जल बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ, वो लवण जल क्यों बनाता है, इसलिए बनाता है जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के, क्षारीय प्रवृत्ति के। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक लवण और जल बनाते हैं, तो अब ये क्षारक हो गया, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड को क्षारक प्रवृत्ति का, तो ये क्षारक हो गया। और अम्ल तो जो है ही, तो अम्ल क्षारक अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल ही तो बनाएंगे, समझ गए। तो यानी जैसे कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से NaCl प्लस कॉपर ऑक्साइड यानी CO, और उधर बनाया था लवण प्लस यानी Cu क्लोराइड यानी कॉपर क्लोराइड प्लस H2O यानी CuCl प्लस H2O यानी जल। तो इन्होंने क्या किया, यानी जो तुम्हारे धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किसके होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। नोट के लिए, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। नोट में देख पा रहे हो तुम जो पॉइंट है, यानी कॉपर क्लोराइड के बनने से, जब कॉपर क्लोराइड बनेगी तब विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कॉपर क्लोराइड यानी जो लवण बनना है ना, इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर का जो रंग होगा इसका विलयन का पूरे का पानी जल सहित कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाते हैं उत्पाद में, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्षारक और अम्ल मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनाते हैं। इसलिए जब क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल, क्योंकि जो अधात्विक ऑक्साइड में किसके, अम्लीय प्रवृत्ति के अम्ल हैं, इसलिए ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। यानी जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। देखेंगे क्षारक क्या है, CaOH ऑल्टोहाइस प्लस CO2 अधात्विक ऑक्साइड, और जब इधर मिल करके इन्होंने क्या बनाया, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी लवण प्लस जल बनाया, ठीक है। इसी तरीक़ा से अब देखते हैं अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में। अम्ल जो क्षारक होते हैं जलीय विलयन में क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखो अम्ल जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, पहले भी मैं समझा चुका हूँ चैप्टर के शुरू में ही, कि जब जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं वो मतलब हाइड्रोजन धनायन देते हैं। हाइड्रोजन धनायन यानी किस प्रकार देंगे, इस तरीक़ा से देते हैं, H3O प्लस
के रूप में रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NaCl प्लस H2O, उधर में देखोगे तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोनियम जो दिया है, हाइड्रोनियम दिया तो जिसमें देख पा रहे प्लस का चिन्ह लगाया, यानी ये धनायन दे रहे हैं। इसी तरीक़ा से जो क्षारक होते हैं जो OH ऋणायन देते हैं विलयन में, यानी ऐसा जल का विलयन होगा उसमें OH ऋणायन देंगे। जैसे अभिक्रिया के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जल के विलयन में इनमें क्या देंगे Na प्लस, यानी सोडियम तो प्लस रहेगा लेकिन OH ये ऋणायन देगा, यानी ये क्षारक है। कैसा है? ये क्षारक है, इसलिए ये OH ऋणायन देगा। समझ गए इतनी बात? अब आगे देखते हैं। अम्ल व क्षारक की प्रबलता। अम्ल व क्षारक की प्रबलता, प्रबलता का मतलब कब शक्तिशाली होते हैं, कब कम शक्तिशाली होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या OH ऋणायन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कितनी हाइड्रोजन उसमें से निकल रही है धनायन और कितनी OH ऋणायन निकल रही, उसकी प्रबलता उसी पर निर्भर करती है। ज़्यादा निकलेगी तो अधिक शक्तिशाली होंगी, कम निकलेगी तो कम शक्तिशाली होंगे। इसलिए इस हेडिंग को समझेंगे। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन धनायन या OH ऋणायन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। जैसी उनकी सांद्रता होगी, कम होगी तो कम शक्तिशाली यानी कम प्रबल होंगे, और अधिक होगी तो अधिक प्रबलता होंगे। इसकी प्रबलता सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक pH, शॉर्ट में बोल देते हैं pH का मतलब P का मतलब पावर और H का मतलब हाइड्रोजन, यानी P का मतलब पावर और H का मतलब हाइड्रोजन। तो सार्वभौमिक जो सूचक होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट में pH। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन आयन की जो विभिन्न सांद्रता को विभिन्न जो रंगों में प्रभावित करता है। जो pH है ना, ये pH हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता, जो अलग अलग प्रकार की जो सांद्रता होती है उन्हें अलग अलग रंग में विभिन्न विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो pH स्केल जो pH तुम्हारा, इसकी खोज सेंसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। सेंसर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने pH की खोज की थी। तो P का मतलब पावर ऑफ, H का मतलब हाइड्रोजन। समझ गए? अब देखिए, ये है तुम्हारी pH स्केल होती है 1 से लेकर 14 तक। इधर देखोगे तो लाल होता है, इधर देखोगे तो नीला होता है। सीधे हाथ की तरफ नीला होता है, टेढ़े हाथ की तरफ लाल होता है, और छठवें पर जाकर के पीला होता है, सातवें पर जाकर के हरा होता है। सातवें और छठवें के बीच में पीला हरा होता है। कौन सा होता है? पीला हरा होता है रंग इनका pH स्केल का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब 7 में से 0 की तरफ चलेंगे, 7 से 0 की तरफ चलेंगे जितने ही अधिक क्रियाशील अम्ल होंगे, यानी 7 से इधर की तरफ चलेंगे जितने, तो वो क्रियाशील मतलब अधिक प्रबल होंगे अम्ल। कैसे होंगे? अधिक प्रबल शक्तिशाली अम्ल होते जाएंगे। 6 पर कम शक्तिशाली होगा, 5 पर अधिक कम ज़्यादा शक्तिशाली होगा, 4 पर ज़्यादा शक्तिशाली उससे भी ज़्यादा होगा, 3 पर उससे भी ज़्यादा, 4 पर उससे ज़्यादा, 5 पर उससे ज़्यादा। जितना इनका pH कम होगा उतना ही अम्ल अधिक शक्तिशाली होगा। और 7 पर pH, जिसका pH 7 होता है उस पर न अम्ल होता है न क्षार होता है, वो लवण होता है, उसे उदासीन बोलते हैं। यानी जिसका pH 7 होता है वो क्या होता है? लवण, उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। और जिसका pH 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, तो वो क्या होंगे? क्षारक होंगे। pH 8 होगा तो कम प्रबल क्षारक होंगे, 9 होगा तब उससे
अधिक प्रबल क्षारक होंगे, 10 होगा तो उससे ज़्यादा प्रबल क्षारक होंगे, 14 पे अधिक शक्तिशाली क्षारक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, देखिए पीएच जब 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। पीएच जब 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। जब पीएच 7 से अधिक होगा तो क्षारक होगा। जब पीएच फिक्स 7 होगा तो उसे उदासीन या लवण कहते हैं। ठीक है, अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझिए। नंबर 1, हमारे शरीर 7 से 7.5 के बीच कार्य करता है। यानी जब तुम्हारा पीएच 7 से 7.5 के बीच होगा तो शरीर तुम्हारा कार्य करेगा। इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो शरीर काम नहीं करेगा। नंबर 2, जब अम्लीय जो वर्षा होती है वो 1.56 पीएच पर होती है। जब पीएच अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम हो तो उसे हम कहेंगे अम्लीय वर्षा है। इससे अधिक होगा तो नहीं कहेंगे अम्लीय वर्षा है। ठीक है, 5.56 से कम होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा है। और नंबर 3, मुंह का पीएच 5.5 से कम, यानी मुंह का पीएच जब 5.5 होना चाहिए फिक्स, अगर जो ये नहीं निकलता, इससे कम हो जाता है तो दांत टूटने लगते हैं। ठीक है, और जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो कैसा होता है, दांत टूटने लगते हैं। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। इसी से वो खुजली सी मचने लगती है, क्योंकि मेथेनोइक अम्ल जो होता है वो जलनशील होते हैं, इसलिए। नंबर 5, पौधों की उपज के लिए पीएच उत्तरदायी होता है। जो पौधे उपजते हैं उसमें पीएच का उत्तरदायी होता है। पीएच कम ज़्यादा हो जाएगा तो पौधे फसल मारी जाएगी, वो पौधे नहीं उपजेंगे। ठीक है, लवड़ को समझेंगे। एसिड यानी अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, प्लस H2O। तो यानी जब एसिड और बेस मिलते हैं तो उधर सॉल्ट और जल बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लवण। यानी एसिड और यानी अम्ल और क्षारक मिलकर के जो बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, साथ में जल और बना देते हैं। तो यानी अब देख, लवण समझ गए। इसी के तरीका से अब देखेंगे हम लवण से रसायनों का निर्माण। जो लवण होते हैं उनसे रसायनों का निर्माण होता है। कौन कौन से रसायनों का निर्माण होता है? नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 2, ब्रंजक चूर्ण। नंबर 3, बेकिंग सोडा। नंबर 3, धोने का सोडा। नंबर 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में बोल देते हैं POP। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि देखेंगे। निर्माण विधि है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। समझ गए? यानी सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत प्रवाहित कर दो तो क्या बन जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। जैसे NaCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, जहाँ जे H2O क्या है, जल, तो जो विलयन बन गया, यानी NaCl का और जल का दोनों का क्या बना, विलयन। इसमें विद्युत दे दी हमने, विद्युत दे दी तो इधर क्या बना, NaOH, यानी क्षारक। कैथोड के पास, यानी कैथोड के पास में क्या रह गया, क्षारक, प्लस Cl2, ये एक गैस है, एनोड के पास में रह जाते हैं, और H2 ये कैथोड पर रह जाते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन। तो यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी तो कहाँ बनी, कैथोड के पास। ठीक है, ये कब बनी, जब हमारे NaCl में यानी सोडियम क्लोराइड में जल के विलयन में हमने विद्युत प्रवाहित करी तब। ठीक है, मैं विद्युत दे दी तब। इसी तरीका से अब लिखेंगे उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो देखो, जो तुम्हारी सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है उसका प्रयोग होता है Cl जल की स्वच्छता, PVC, यानी जो जल स्वच्छ करता है ना, उसमें क्लोरीन का प्रयोग होता है, Cl को। ठीक है, और जो H होती है, हाइड्रोजन, इसका ईंधन के रूप में और जलनशील, यानी
जलाने के रूप में प्रयोग होते हैं H को, यानी हाइड्रोजन को। NaOH जो तुम्हारे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका धातुओं में ग्रीज हटाने में, यानी जो ग्रीस होता है उसको हटाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और साबुन व कागज़ बनाने में इसका भी प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन व कागज़ को बनाने में और धातुओं के ग्रीज को हटाने में, ठीक है। आगे है दूसरी हेडिंग है व्यंजक चूड़। व्यंजक चूड़ को बोलते हैं, इसका सूत्र होता है CaOH CaOCl2। व्यंजक चूड़ का जो रासायनिक सूत्र होता है उसे बोलते हैं CaOCl2। निर्माण विधि देखेंगे। शुष्क भुंजे हुए चूने में Ca और OH का उल्टाइस पर कैलोरी की क्रिया से व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। यानी भुंजे हुए चूने पर कैलोरीन यानी जो कैलोरीन की क्रिया होती है, कैलोरीन की क्रिया कराई जाती है। यानी भुंजे हुए चूने पर कैलोरीन की जब क्रिया कराई जाती है तो व्यंजक चूड़ का निर्माण हो जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि शुष्क भुंजे हुए चूने में कैलोरीन की क्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है? व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। शुष्क भुंजे हुए चूने का सूत्र है CaOH का उल्टाइस, ठीक है। ये क्या है? भुंजे हुए चूने का सूत्र, ठीक है। अब आगे देखेंगे। इसकी अवक्रिया देखते हैं। जब CaOH का उल्टाइस प्लस Cl2 यानी क्लोरीन मिला दी, क्लोरीन की क्रिया करा दी। जब क्लोरीन की क्रिया कराई भुंजे हुए चूने से तो उधर क्या बना? CaOCl2 प्लस H2O यानी व्यंजक चूड़ बना और जल बना, ठीक है। तो यानी जब भुंजे हुए चूने में क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। तो इस तरीक़ा से इसका उपयोग अब देखते उपयोग में देखेंगे। तो जब नंबर 1 पानी में रोगाणुओं को नाशक, यानी जो पानी में रोगाणु होते हैं उसको नाशक करता है क्या? व्यंजक चूड़। ऐसे कि कपड़े में व्यंजक चूड़ के लिए, यानी जो कपड़े होते हैं उनमें व्यंजक चूड़ का प्रयोग होता है, ठीक है। और कागज़ का फैक्ट्री में लकड़ी मज्जा के लिए, जो कागज़ की फैक्ट्री होती है उसमें लकड़ी मज्जा के लिए भी व्यंजक चूड़ का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। नंबर 3 हेडिंग है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में का सूत्र होता है NaCO3। ये दुर्बल होते हैं और असंक्षारक होते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अमोनिया को आपस में क्रिया कराते हैं। किसकी? सोडियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं और जल की और अमोनिया की। इन चारों चीज़ों की क्रिया करा करके अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा बनाते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो यानी रिजेक्शन देखते हैं। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaH3 यानी अमोनिया। जब उधर बनाया तो क्या बनाया? अमोनिया क्लोराइड यानी NaH4Cl प्लस NaHCO3। तो यानी ये क्या है? बेकिंग सोडा NaHCO3। ये क्या है? बेकिंग सोडा। तो यानी बेकिंग सोडा की प्राप्ति हुई। खाने को पकाते समय गर्म करोगे तब क्या बनता है? 2NaHCO3 और Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी इनमें दोनों में फिर परिवर्तन हो जाता है। फिर क्या बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है और प्लस जल प्लस CO2 में परिवर्तन हो जाता है इसका, ठीक है। बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल। इसका उपयोग किस में होता है? समझिए, बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी
बेकिंग पाउडर बनाने में यानी बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? टार्ट्रिक अम्ल का। ठीक है, इसका बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा अग्निनाशक एंटी एसिड में। ठीक है, इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग किस में करते हैं? अग्निनाशक में, अग्नि खत्म करने के लिए। और एंटी एसिड यानी एसिड का एंटी होती है, एसिड की एंटी कहने का मतलब जो एसिड होता है उसको समाप्त करने में। ठीक है, अगली हेडिंग है कि धोने का सोडा। धोने के सोडा को देखेंगे। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O। निर्माण विधि देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट को द्वारा से फिर क्रिस्टलीकरण करा दें। क्रिस्टलीकरण का मतलब जो होता है द्वारा से फिर क्रिया करा दें जल से। जब द्वारा से फिर क्रिया कराएंगे जल से तो उसका तब ये प्राप्त हो जाता है सोडियम धोने का सोडा। ठीक है, तो नंबर 1 में जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की क्या है कि 10H2 यानी 10 डब्बा पानी के साथ में अभिक्रिया कराई। 10H2 जब अभिक्रिया कराई तो उधर क्या बना? Na2CO3 और 10H2O। ये क्या बना तुम्हारा? सोडियम धोने का सोडा। इधर क्या बना? सोडियम कार्बोनेट 10H2O, यानी ये क्या है? धोने का सोडा। ठीक है, इसका उपयोग किस में होता है? उपयोग देखेंगे। कांच में इसका उपयोग करते हैं, साबुन और कागज़ के लिए इसका उद्योगों में, घरों की साफ सफाई में। यानी इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कांच में करते हैं। दूसरी बात साबुन और कागज़ के उद्योगों में करते हैं। दूसरी बात घर की साफ सफाई में करते हैं। घर की साफ सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं धोने के सोडा का। ठीक है, अगली हेडिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगली हेडिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखेंगे। इसको शॉर्ट में बोल देते पॉप। इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट 1/2H2O आधा डिब्बा पानी, यानी CaSO4 डॉट 1/2H2O। इसका निर्माण विधि देखेंगे। जिप्सम को 373 कैलोरी यानी 373 कैलोरी या 100 सेल्सियस पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन या CO 100 सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्वरण कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाते हैं। कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट का मतलब आधा डिब्बा पानी यानी आधा जल, यानी 1/2H2O बनाते हैं। ठीक है, तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, 373 जब केल्विन पर गर्म करते हैं तो 100 सेल्सियस डिग्री पर गर्म करते हैं तो उसमें जल के अणु त्वरित हो जाते हैं। जल के अणु कैसे हो जाते हैं? त्वरित हो जाते हैं। तो कैल्शियम और सल्फेट और अर्धहाइड्रेट बनाते हैं। तो यानी जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है या फिर 100 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल के अणु त्वरित हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट बनाते हैं। जैसे कि जिप्सम देखिए CaSO4 और 2H2O, ये क्या है? जिप्सम है। इसको 100 सेल्सियस पर गर्म किया तो CaSO4 1/2H2O अलग हो गए, और 3/2H2O यानी 1 से 1/2H2O अलग हो गए। तो इसको तो अलग हो गए। जो बना ये वाला जो बना
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग किस में करते हैं, तो देखिए इसका उपयोग करते हैं नंबर 1 हड्डियों को जोड़ने में, नंबर 2 खिलौना व सजावट का सामान बनाने में, नंबर 3 दीवार की सतह को चिकना बना करने में। इसका उपयोग दीवार की सतह को चिकना करने में। अगली हेडिंग है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी लवण के एक सूत्र इकाई में कोई ऐसा लवण हो जिसमें निश्चित अनुपात में जल हो, निश्चित अनुपात में जल के अणु पाए जाते हो, निश्चित अनुपात में जल के अणु पाए जाते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय जल कहते हैं। जैसे कि CuSO4 5H2O, यानी 5 अणु पाए जा रहे हैं। जल के कितने, 5 अणु, तो निश्चित है ना। जैसे 10 अणु तो निश्चित है ना, 3 अणु निश्चित है ना। तो ऐसे करके कुछ अणु निश्चित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी उसी को जैसे कि मान लो CuSO4 और 5H2O, यानी ऐसे कोई भी 5 अणुसूत्र जल के हैं, ऐसे कि 3 अणुसूत्र जल के हों, 4 अणुसूत्र हो, निश्चित कोई जल का अणुसूत्र हो तो उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी ऐसा लवण हो जिसमें निश्चित अणुसूत्र हो जल के, उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर ख़त्म होता है। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 40 मिनट की हो गई है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे आगे। और ये बना दिए, और बार बार जो कोई शब्द समझ में नहीं आया तो कोचिंग में पूछ सकते हैं आगे। और मेहनत करके पढ़ाई करो आगे, इस चैप्टर को जैसा कहते तैसे रट लो और जा कर के तैयारी करो। इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर जाए। अगर जो तुम इसकी तैयारी करोगे तो जो भी दूसरे चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो इसी से रिलेटेड होंगे, इसी में से ही आएंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।